वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में स्वदेशी चिकित्सा शिविर का जो आयोजन हो रहा है चंडोस अलीगढ़ में, आज हम आए हैं। तो उन आने में जहाँ पर हम आए हैं और जिस भाई ने इस शिविर का आयोजन किए हैं, संदीप भाई, हम उनसे मिलते हैं और उनके बारे में जानते हैं सबसे पहले। क्योंकि भाई राजीव दीक्षित जी को सुनने वाले करोड़ों लोग हैं, उनकी विचारधाराओं पे हकीकत में काम करने वाले कितने लोग हैं और किस तरीके से उनकी क्या क्या चुनौतियां आती हैं वो भी जानेंगे। क्योंकि सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, सोशल मीडिया पे बोलने में अच्छा लग जाता है कि ये कर लो जी, वो कर लो, ऐसे कर लो, गाय पाल लो, ये कर लो, गाय, मतलब बहुत सारी बातें होती है। लेकिन क्या क्या चुनौतियां होती हैं प्रैक्टिकल जीवन में, तो वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पर्दे के, सिर्फ पर्दे पे नहीं जानना, पर्दे के पीछे वाली चीज़ें जाननी है कि पर्दे पे जो दिखलाई जाती है, जो बोली जाती है, उससे पहले कितनी दुख तकलीफ़ें पर्दे के पीछे है। तो वो सारी चीज़ों की जानकारी देंगे हम। तो हम सबसे पहले मिलते हैं संदीप भाई से। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। मेरा नाम संदीप है और मैं जिला अलीगढ़ के चंडोस कस्बे में रहता हूँ। वैसे तो मैं भी एक ज़मींदार परिवार से हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने राजीव भाई को जब से सुना और उनके साथ में मैंने 2-4 बार मिलने का सौभाग्य भी मिला, उसके बाद से मेरा जीवन और विचार दोनों बदल गए। मैंने सोचा कुछ करेंगे तो समाज के लिए करेंगे। तो मैंने जब घर वालों को बताया कि मैं भाई गाय पे काम करना चाहता हूँ, तो घर वाले नाराज़ हो गए। बोले यार कहाँ गाय का गोबर डालेगा, इतनी बढ़िया रॉयल ज़िंदगी जी रहा है, क्या कर पाएगा, तू कुछ नहीं करेगा। तो मैंने कि कुछ नहीं, मुझे करना है। और इस बारे में झगड़ा इतना बढ़ गया कि मुझे घर छोड़ना पड़ गया। मैं घर से अलग रह रहा हूँ। मैंने किराए पे ये गौशाला की जगह ली है और पहले 5 गायों से मैंने शुरुआत की थी और वो ब्याज पे मैंने पैसा लिया था 5 गाय साहिवाल ख़रीदने के लिए। फिर मैंने गाय की शुरुआत की तो मुझे इतनी तकलीफ़ आई कि मैं अगर सुबह का चारा मैं गायों को खिला रहा हूँ तो शाम का चारा मेरे पास नहीं होता था। वो पूरे दिन फिर मैं भाग दौड़ करके शाम का चारा लाता था। फिर शाम को आसानी हो गई तो फिर सुबह दिक्कत आती। तो लगभग 1 महीने मुझे बहुत ज़्यादा समस्या हुई। फिर मैंने 15-15 दिन का स्टॉक करना शुरू किया, थोड़ी व्यवस्थाएं चलनी शुरू हो गई। एक मेरे पिता तुल्य अंकल हैं, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे 6.5 लाख रुपये धीरे धीरे करके ब्याज पे दिलवाया जो उनके मिलने वाले थे। तो ऐसे मैं करके गौशाला चला रहा हूँ और खुद ही कर रहा हूँ, जो भी कुछ कर रहा हूँ। ना कोई कमेरा रुकता है, ले भी आता हूँ, क्योंकि होता नहीं था पहले, दूध काढ़ना नहीं आता था। तो धीरे धीरे दूध निकालना सीखा। जो मेरी पत्नी उससे आता था, उसने सिखाया मुझे धीरे धीरे। और ज़्यादातर काम वही करती है। ये तो जब बीमार हो गई उसके बाद मुझे करना पड़ रहा, वरना मोस्टली काम वही करती थी। पहले इससे मिलाता हूँ मैं आपको। इसका नाम है भूरी और ये गिर नस्ल है गुजरात की। ये इसका माथा देखो, देखो जो राजस्थानी गिर होगी उसका माथा चौड़ा होगा। ये बिल्कुल पतला, देखो महिलाओं की तरह बिल्कुल ऐसे श्रृंगार इसका। ये सफ़ेद गिर लाखों करोड़ों में एक गाय मिलती है और बहुत सीधी और बहुत प्यारी। और इसने जब ये बच्चे को जन्म दिया है, पीछे ना अभी तक पूरी देखो भैया, भूरी नहीं। अब इसका बच्चा दिखाते हैं। अभी इसने बच्चे को जन्म दिया है। ये इसका बच्चा है। इस आराम से अच्छा, इसका नाम है मंगल पांडे। और ये इतना दूध पीता है कि सुबह शाम का इसकी कैपेसिटी 15 लीटर दूध की है गाय की। ये जब बिल्कुल दूध पी के अलग हट जाता है ना, तब इसको हटा के 2-4 लीटर दूध निकालते हैं। बाकी सारा दूध ये पी रहा है, क्योंकि इसको नंदी तैयार करना है। और इस गाय के 1 लाख रुपए लग गए। अभी मेरठ के थे एक भैया, एक गाजियाबाद से आए, तो पैसे लगाए। जब मुझे बेचना थी, अपने आप ही कीमत लगा के चले जाते। मैं गाय नहीं दूंगा। इसको नंदी तैयार कर रहे हैं। अभी ये 8 दिन का है, देखो। और अब इसको खोल दिया ना, ये 4-5 फीट ऊंचा कूद जाता है। अच्छा, 8 दिन का है? 8 दिन का है अभी ये। आ जाओ। गिर जो नस्ल होती है उसके अंदर 18 गोत्र होते हैं। जो हमारे गुजरात में भाई हैं गोपाल सुतारिया जी, उन्होंने बड़ा शोध उस पर किया है। 18 नस्ल उनके पास में पूरी है, मेरे पास तो 2 ही हैं। ये है गिर बांगड़, ये गिर बांगड़ है, गिर गोत्र में से ही एक। तो इसकी पहचान क्या है? सींग है इस तरीके इसकी से? पहचान ये, इसका माथा पीछे को होता है और इसके जो सींग है वो कपिला टाइप के इस तरह से होते हैं। और इसकी दूध की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। ये पहलवान ब्याई हुई है, ये इसने 18 लीटर दूध दिया है। अच्छा, हाँ। तो ये जो 18 लीटर आप दूध बोलते हो, तो एक टाइम का बोलते हैं, दोनों का टाइम दोनों का मिला समय के का, बताएं? दोनों समय का, दोनों टाइम का। हाँ। ये साहिवाल है, इसका नाम है पल्लवी।
अच्छा, नाम पल्लवी। हाँ, ये भी साहिवाल है, इसका नाम स्नेहा है। ये भैया थार पारकर है, इसका नाम है गंगा। गंगा। ये उम्बल चेरी है, ये वाली, बड़ी सुंदर लग रही है इसके तो। इसका नाम है माधवी। नाम भी अच्छे हैं सारी माओ के। और ये है वो कल्लो। इसकी नस्ल का मुझे प्रॉपरली नहीं पता, भैया ने बताया था जिस समय मैं खरीद के लाया था। ये पंजाब और पाकिस्तान बॉर्डर पे मिलती है ये गाय, इसकी मिल्क कैपेसिटी अच्छी होती है। बहुत सीधी गाय, इसका नाम कल्लो है। तभी ये दूध दे रही है या ना छोड़ दिया, ये 8 महीने की गर्भवती है। ये लग तो रही 8 महीने की। हाँ, अच्छा। तो चारे में क्या क्या खाती है ये, जैसे आप क्या डालते हो? चारे में भी क्योंकि भूसा तो है नहीं, मैंने ये धान का पुआल खरीदा था। अच्छा अच्छा। तो धान का पुआल वैसे तो 3000-4000 रुपये बीघे तक बिका है, लेकिन एक भैया थे अच्छे, तो उन्होंने बेचारों ने 1500 रुपये बीघे मुझे दे दिया था। ठीक ठीक ठीक। तो इसको मैं कुटवा लेता हूँ, तो इसके साथ में जैसे वो है सोयाबीन का जो बुरादा है, वो खल मिला के उसकी सानी लगा देता हूँ मैं। जैसे बरसम होती है या बरसम वरसम है नहीं, क्योंकि घर में झगड़ा चल रहा था। यूँ तो 62 बीघा खेत है मेरे पास, लेकिन घर भी अभी मेन रोड पे आप आगे चलोगे ना, जी 1360 वर्ग गज में तो मेरा मकान है, लेकिन अभी किराए के मकान पे रह रहा हूँ, किराए की गौशाला है, सब कुछ किराए का है। वो तो आप संघर्ष कर ही रहे हो। हाँ, तो अभी हरे चारे की अभी व्यवस्था है नहीं, अभी तो इन्हीं का जैसे चारा ज्वार का ज्वार काटते अभी जब ज्वार का सीजन था ना, तब ज्वार तो मैंने खरीद ली थी। ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो इंजन और मशीन नहीं थी, तो पड़ोस में है बेचारे बड़े सहयोगी थे, उन्होंने कहा भाई मेरी मशीन पे कूट लिया करो। तो वहाँ से लाते थे, फिर उनके यहाँ कूटते थे, फिर वहाँ से ढोते थे, फिर यहाँ लाते थे, फिर डालते थे। मतलब सही मामले में तो ये कहा जाए कि कितना मतलब कष्ट का, मतलब जीवन में संघर्ष तो है। संघर्ष है, लेकिन जब इन गायों के बीच में रहते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम संघर्ष कर रहे हैं, बड़ा आनंद आता है गायों इनके के बीच में आप रहते हैं, आपको गायों के प्रति प्रेम है तब ना। हाँ, जिनको प्रेम नहीं है ना, वो तो कहीं भी रहे, उसको तो भाई संघर्ष ही वो लगेगा। तो सभी कहते हैं क्या बवाल है, इनको खोल खोल के छोड़ दे, भैंस पाल। भैंस पाल। भैंस में प्रॉफिट है। मैंने कि मुझे प्रॉफिट नहीं करना, मुझे केवल गायों के बीच में रहना, उनकी सेवा करना। दूसरा हम एक बड़ा काम और कर रहे हैं, हमें केवल ये नहीं है कि साहब हम गायों को पाल के केवल हम ही पुण्य कमाएं। अपने क्षेत्र में शुद्ध देसी नस्ल देखने को नहीं मिलती। जी जी। तो हम क्या काम करते हैं कि अच्छी नस्ल यदि हमें मिल जाती है और कोई भाई चाहता है कि भाई हमें अच्छी देसी नस्ल चाहिए, तो हम उसको भी दे देते हैं। मैंने आप ले जाओ और आप दूध पियो। यानी जो पैसे हैं, हालांकि अभी इतने हम कैपेबल नहीं है कि किसी को फ्री में दे सकें, तो जो उसकी कीमत होती है हम प्रॉफिट नहीं लेते, जितने में लाते हैं उतने में उसे देते हैं, क्योंकि गाय का स्थान गौशाला में नहीं है, गाय का जो सही स्थान है वो है किसान के खूंटे पे। तो मैं चाहता हूँ कि जो देसी नस्ल है वो हमारी किसान के हर घर में, हर खूंटे पे पहुँचे। जी जी। क्योंकि जब किसान लेके जाएगा, उसके साथ में उसको समझाते हैं कि दूध तो इसका तू बोनस में पी, इसका जो काम है वो गोबर और गौमूत्र है, उसका उपयोग कर तू, तो उसकी सारी रूपरेखा हम बताते हैं। क्योंकि किसान हो या कोई भी व्यापारी हो, वो तब किसी चीज़ को रखता है कि जब उसके फ़ायदे जान जाता है। तो हम उसके एक एक फ़ायदे गिनवाते हैं, गोबर के, गोमूत्र गाय से कितने बेनिफिट्स हैं, तो फिर व्यक्ति को उससे प्रेम लगाव हो जाता है। जहाँ व्यक्ति देखता है ना कि यहाँ मुझे फ़ायदा होगा, तो फिर उससे धीरे धीरे वो लगाव रखना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जो आपने बनाया है, ये बना बनाया मिला था या ये किराए पे है? नहीं, ये किराए पे लिया है। अच्छा। इसमें पहले एक पंडित जी हैं, वो मुर्गा फार्म चलाते थे। अच्छा, मुर्गी फार्म। हाँ, तो पहले मैं शुरू में जब 5 गाय लाया था, तो पहले जिनसे खरीदी थी लगभग 1 महीने मैंने उनके यहाँ किराए पे चलाई। फिर उनका टाइम पूरा हो गया, तो मेरे पास कोई जगह नहीं थी, तो मेरा खेत है, मैं खुले में गायों को ले गया। उसमें बरसात का समय था, तो एक रात ऐसी है, जिस रात हम गायों को लेकर आए थे वहाँ, उसके अगले दिन सारे दिन बारिश पड़ी, सारे रात बारिश पड़ी, और हम दोनों पति पत्नी गायों के साथ एक दिन और एक रात बारिश में भीगे, पूरी रात खुले में बैठे रहे, गायों के साथ भीगते रहे। फिर मेरे बड़े पापा को गांव में देखा कि बच्चे ज़्यादा परेशान हैं, तो उन्होंने फिर गांव में एक ज़मीन है, वहाँ ला के गायों की व्यवस्था करवाई, बच्चे भेज भाज के। तो फिर वहाँ से हमने लगभग 2 महीने वहाँ रहे। फिर वहाँ क्योंकि हमें गाय और पालनी थी, वहाँ जगह बहुत कम थी, तो धीरे धीरे मैं ढूंढ रहा था मैंने कि भाई कोई अच्छी जगह हो, बड़ी जगह हो। तो फिर इनसे बात हुई, इनका बताया मुझे किसी ने कि भाई वहाँ एक जगह है और खाली पड़ी है, मुर्गा फार्म उनका बंद हो गया है। पंडित जी हैं, लेकिन फिर भी मुर्गा फार्म चलाए, शायद उनका गौशाला की वजह से उद्धार हो जाए उस जगह का।
तो मैंने देखा, फिर उन्होंने किराया मांगा, हालांकि 10,000 रुपये में उन्होंने उठा रखी थी डेयरी वालों, फिर उन्होंने मुझे गाय का नाम सुन के 5,000 में ही दे दी। बोले भाई 5,000 रुपये महीने हम आपको इसको दे देते हैं। तो जैसे कि गाय का गोबर है तो इसको किसान ले जाते होंगे? नहीं, अभी तो इसको हम जो अपने श्याम स्वदेशी हैं, सारा गोबर उनके खेत में जा रहा है। ठीक 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 है ना, अच्छा, श्याम वहाँ स्वदेशी हाँ जीवामृत रो बनता है। हालांकि गाय उनके पास में भी हैं, लेकिन अभी ये सारा का सारा गोबर उधर ही चला जाता है। अभी भैया हमारे एक आने वाले हरेंद्र भैया, वो एक्सपर्ट हैं। अभी मूर्तियाँ चली गई हैं, हमने कि गाय के गोबर से मूर्तियाँ भी बनाई हैं। अच्छा। हाँ, गाय के गोबर से मूर्तियाँ बना रहे हैं, उनसे ईंट भी बनानी आती हैं, यानी धूप बत्ती वगैरह सारी चीज़ें। क्योंकि थोड़ा पैसे की दिक्कत हो रही है, तो अब हम घूम रहे हैं कि अगर थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए तो वो चीज़ें सब शुरू कर देंगे यहाँ। अभी गोपाष्टमी के दिन हमने जब यहाँ हवन किया था, तो उस दिन हमने सैंपल बतौर बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई थी। जी जी फिर लोगों को हमने उनको भेंट स्वरूप दे दिया। जी। तो ये काम इसके अलावा और भी व्यक्तिगत जीवन भी जानना चाहूँगा, क्योंकि दिक्कत क्या मैं क्या बोल रहे हैं कि हम ना पर्दे के आगे देख रहे हैं, पर्दे के पीछे वाला नहीं देख रहे हैं। अगर कोई भाई, आप जैसे भाई अगर इस काम को आगे करना चाहे, या हम लोग जो भी हैं, राजीव भाई को सुनने के बाद बहुत सारे भाइयों के अंदर ना, बहनों के अंदर आग लग जाती है कि भैया अब तो सब चीज़ होना ही होना है। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है कि मैं 2016 के आखिरी में, दिसंबर में आपसे फेसबुक पे बातचीत हुई थी। जी जी। फिर 2018 में फेस टू फेस भी मुलाकात हुई भाई को लेके, जब आपके भाई को ब्रेन ट्यूमर की समस्या थी। जी जी। उसका भी आपको बहुत बड़ा झटका परिवार वालों से, समाज से आपको ही सुनने को मिला है। जी जी। तो वो भी एक दर्द है, क्योंकि बात यह है कि मैं सही बता रहा हूँ कि आज हमारे समाज में सोशल मीडिया के माध्यम से, खास करके सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ वो चीज़ें परोसी जाती है जिसको देख के आदमी कूदना तो चाहता है, पता चला वो और ज़्यादा अंधेरे में गिर जाता है। जी जी। मतलब सही राह नहीं मिल पाती, सही सलाह देने वाले नहीं मिलते। तो आपका जो यहाँ फैसला है पिछले 4-5 सालों में, 6, मतलब राजीव भाई को तो आप मेरे शायद पहले सुने हैं, लेकिन ये जो अभी, ये तो 1-2 साल का ही है। हाँ जी, हाँ जी। जो भी आप कर रहे हो, मुझे मालूम है कि 1-2 साल में ही आपने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं कर ली। गौ माता की कृपा हो गई, आपकी निष्ठा हो गई, और उस बीच में आपके पैरों में भी चोट लगी। ठीक है। हाँ। जिसकी वजह से अब पहले की तरह तेज दौड़ धूप भी नहीं सकते, फिर भी आपने अपनी हिम्मत को नहीं हारे। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ऐसा था, मेरी भैया से जो फेस टू फेस मुलाकात हुई वो सन 2018 में हुई थी, जब मेरे भाई को ब्रेन ट्यूमर हुआ था। तो मैंने भैया को मिला, भैया का स्वभाव बहुत अच्छा, और इनसे अगर राजीव दीक्षित के बाद में अगर किसी से प्रेरित हुआ, किसी से प्रेरणा मिली, तो मुझे भैया से मिली। मैंने जब भैया इतना कष्ट उठा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो जब मेरे भाई की, मैंने बहुत उसका इलाज किया, और सबसे बड़ी बात, उसको ब्रेन ट्यूमर लास्ट स्टेज का था। मुझे सब मेरे घर वालों ने, परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने, सब ने कहा कि भाई इसको एलोपैथी का इलाज कराओ, एलोपैथी का कराओ, लेकिन मैंने आयुर्वेद ही उसको खिलाया जब तक वो जीवित रहा। लगभग कितने महीने जीवित रहा? 9 महीने जीवित रहा था वो। तो 9 महीने तक मैंने भैया के संरक्षण, भैया ने जहाँ भी बताया वहाँ लेके गया, हॉस्पिटल हो, कोई वैद्य हो, वहाँ तक हम पहुँचे, पतंजलि में रखा, वलसाड लेके गए, लेकिन 9 महीने के संघर्ष के बाद में वो बचा नहीं। होम्योपैथी और आयुर्वेद का इलाज कराया। तो आज भी मेरे घर वाले, रिश्तेदार कहते हैं कि इसके छोटे भाई की डेथ नहीं हुई, इसका कातिल संदीप है, इसको इसने मारा है। अगर ये इसका ऑपरेशन करा लेता, एलोपैथी में चला जाता, तो वो मरता नहीं। लेकिन वो मुझे पता है, क्योंकि एम्स में भी मैं शुरुआत में एम्स में ही गया था, तो उन्होंने कहा था ऑपरेशन कर देंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, घंटे भर जिए, 2 घंटे जिए, इसका कोई वो नहीं है। तो उस समय भी मेरे मन में एक संकल्प था कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि जिससे, क्योंकि मुझे पता है मैंने कितना, उतना लोग एलोपैथी में खर्चा नहीं करते जितना मैंने आयुर्वेद और होम्योपैथी के पीछे उसका खर्चा किया था। मेरा वृंदावन में मकान था, मैंने वो भी बेच के लगा दिया उसके पीछे। मेरा प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा काम उस समय चलता था, तो सब कुछ लगा दिया, लेकिन वो नहीं बचा। लेकिन मन में संतुष्टि ये थी कि मैं, और वो उसने मुझे उतना सपोर्ट किया कि उसे भी जो मैंने कहा ना कि भाई ये काढ़ा पीना, इतने कड़वे होते थे, लेकिन उसने कभी मना नहीं किया, उसने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। उसका भी ये था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन जो परमात्मा की इच्छा होती है। तो फिर उसके बाद में मैंने, घर वालों ने, क्योंकि हम 2 भाई थे, छोटा भाई ख़त्म हो गया, तो मेरा मन था कि मुझे शादी नहीं करनी, राजीव दीक्षित जी की तरह और भैया की तरह मैं भी समाज में कुछ करना है बदलाव। तो घर वाले बोले अब तो भाई शादी करनी पड़ेगी। मैंने कि शादी तो करूँगा, लेकिन मैं आपकी मर्ज़ी की नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी की शादी करूँगा, क्योंकि मेरा जो जीवन है वो सोशल है, और पारिवारिक जीवन में जी नहीं सकता। और गृहिणी मोस्टली आजकल 70-80% ऐसी आती है कि जिन्हें ये लगता है कि केवल अपने बच्चे पाल, बाहर की दुनिया से तो मैं कोई मतलब नहीं। तो मेरी रिश्तेदारी में ही जो मेरी पत्नी है, उससे मैं पहले से भी परिचित था, तो मैंने की, क्योंकि उसके विचार मेरे से ज़्यादा सोशल हैं। मैं कहूँगा मेरी जेब में 10 रुपये, इनको चलो किसी की समाज में लगा देते हैं, वो कहेगी ये तो केवल 10 है, 90 और ले लो किसी से, 100 रुपये लगाएंगे। तो मैंने शादी इससे करूँगा। तो पहले घर वाले तैयार हो गए, बोले ठीक है कर ले, तुझे शादी करनी है, तू किसी से कर ले, पर शादी कर ले।
तो बात हुई, लेकिन जब रिश्तेदारों को पता चला कि भाई ये शादी करा अपनी मर्जी से करा, तो फिर होता है, क्योंकि भाई के इलाज में भी 18 लाख रुपए का कर्जा हो गया था। तो फिर सब ने कीमत लगानी शुरू कर दी। बोले अकेला लड़का है, 62 बीघा ज़मीन है, तो कीमत लगाते हैं। किसी ने 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख, 60 लाख तक कीमत लग गई। घर वालों को भी ये लगा ना साढ़े कर्जा का कर्जा निपट जाएगा और थोड़े पैसे भी आ जाएंगे, ये काम कर लेगा लड़का। लेकिन क्योंकि मैं भैया के संरक्षण में था, तो मैंने कि भाई जीवन छोड़ दूंगा लेकिन सिद्धांत नहीं। तो मैंने घर वालों को लगभग 1 साल तक भैया चला था। मैंने कि शादी में इस करवा दो भाई, राजी हो जा। जो घर वाले राजी नहीं हुए, तो मैंने उससे फिर जाके आर्य समाज मंदिर में लगभग हम 40-45 लोग जो मेरे सहयोगी थे गए और हमने शादी कर ली। तो उसके बाद में जो गौशाला की शुरुआत हुई उसी की प्रेरणा से हुई। उसने कहा कि भाई देखो हमें काम तो करना है, अब कब तक बैठे रहेंगे। हालांकि भैया ने भी कहा था और भी कई जगह से सहयोग मिला कि भाई हाँ आ जाओ, हम ज़मीन देते, हम ये करते हैं, हमारे साथ रहो। बोले थोड़ा सा देखो, अगर जाएंगे तो हम लाचार रहेंगे अभी दूसरे के सामने, तो हमें बेचारा नहीं बनना है, हमें कुछ करना है। तो हमने फिर इस तरह से गौशाला की शुरुआत की। तो आज केवल 5 गायों से शुरुआत करके आज हमारे पास में 14 गाय हैं। अभी पीछे भी, क्योंकि जब ये चारा खा लेती है ना, तो पीछे पूरा खुला हुआ पीछे निकाल देता हूँ मैं इनको, खुली रहती है। केवल जब चारा खाती है, दूध निकलता है, तब बांधते हैं। बाकी पीछे बाड़ा है पूरा खुला हुआ, खुली रहती हैं सारे में। और आगे उद्देश्य मेरा ये भी है कि जितनी भी गाय लाचार वैसे घूमती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पूरे क्षेत्र में, पूरे ज़िले में कोई गाय माता का चिकित्सालय नहीं है, तो हम उनके लिए चिकित्सालय खोलने की व्यवस्था कर रहे हैं। और उनके साथ साथ में कोई भी ऐसा कोई पशु हो, पक्षी हो, कुत्ता, बिल्ली, तोता, जो भी हो, उनका अगर कोई किसी को घायल हो गया तो उसका इलाज हम यहाँ ला के किया करेंगे जी। और अगर मम्मी पिताजी से सहयोग हो गया तो मेरा एक संकल्प है कि जो 62 बीघे ज़मीन, मुझे तो शादी करनी नहीं थी, वो मेरे छोटे भाई की थी, तो जब वो नहीं रहा तो उसकी 1-1 इंच ज़मीन में समाज के लिए लगाऊंगा। जो भाई राजीव दीक्षित जी का सपना था, जो भैया भी आजकल देख रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा एम्पायर हम खड़ा करेंगे उसी में। पिताजी और मम्मी आज नहीं तो कल राजी तो होने ही है, मेरे से आगे पीछे कोई नहीं। तो जो भी करना है वहाँ साम्राज्य हमारा और भैया का ही चलेगा। तो उसमें हमने एक पंचकूल मॉडल बनाया है भैया की उसमें देख रेख में। उसमें सब गोकुल, गुरुकुल, तरुकुल यानी कि पर्यावरण से संबंधित, और एक ये चिकित्साकुल और चिकित्सा। हाँ जी। तो इस तरह से पंचकुल का मॉडल हमने वहाँ खड़ा किया है अभी। तो हम उस तरह से अगर परमात्मा की सही नज़र रही तो उसमें बहुत अच्छा मॉडल खड़ा करेंगे। उसमें जैसे प्राकृतिक चिकित्सा, ऐसे नेचुरल। बिल्कुल, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखो, गोकुल हो गया तो गोकुल से संबंधित हो गया आपका कृषि कुल, इससे ही गाय चलेंगी। और उसी से संबंधित जो तरुकुल है, जहाँ पेड़ पौधे हम लगाएंगे, वो भी इससे संबंधित हो गया। गुरुकुल है, गुरुकुल भी इसी से संबंधित हो गया। और एक रहा आपका ये चिकित्सा कुल, तो वो भी इसी से रहेगा। संदीप भाई, और उम्र कितनी है आपकी? मेरी 36 वर्ष हो गई उम्र। 36 वर्ष। राजीव भाई को पहली बार कब सुने थे? पहली बार राजीव दीक्षित जी को मैंने सुना नहीं, मैं सीधा उनको मिला था। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। मैंने सुना तो उनको उनके मृत्यु के पश्चात था। अच्छा। मैंने पहले उन्हें कभी नहीं सुना। उनसे 3 बार मिलने का मुझे सौभाग्य मिला था। तो उनको मैंने कह दिया था दूसरी बार में ही, मैंने कि भैया मुझे तो आपके साथ ही रहना है। तो पहले तो उन्होंने धमका के भगा दिया, हट अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, अपना काम कर, देखेंगे बाद में। जब मैंने उनको बार बार क्योंकि उन्होंने मुझे नंबर दे दिया था अपना, बोले कोई समस्या हुआ करे तो फ़ोन कर लिया कर। तो मैं जब उनको फ़ोन करता था तो फ़ोन पे भी कई बार धमका दिया। जब उन्हें लगा कि यार ये लड़का मानेगा नहीं, बोले ठीक है। अभी जब तीसरी बार मुझे मिले थे तो वो उस दौरे पे गुजर रहे थे, तो अलीगढ़ होते हुए गए थे। जब वहाँ छत्तीसगढ़ गए थे, दुर्ग, जिस समय उनकी ये घटना हुई थी, जिस समय उनकी डेथ हुई थी, तो ये यहाँ अलीगढ़ होके निकले थे। अलीगढ़ लगभग वो 1 दिन रहे थे। तो मैं उनसे लगभग 2-2.5 घंटे 3 घंटे उन्हीं के साथ, 3-3.5 घंटे उन्हीं के साथ हम रहे थे। तो बोले कोई बात नहीं, मैं ये दौरा पूरा करके आता हूँ और फिर तू सीधा हरिद्वार आ जा, वहीं से करते हैं क्या करना है, कैसे करना है, तू हरिद्वार आ जा। तो लेकिन वो हरिद्वार लौट के आए नहीं, वहीं छत्तीसगढ़ में रह गए। तो तभी से ये आग जल रही है। हालांकि धीरे धीरे जो भी जितना बन पा रहा है वो कर रहे हैं, आगे बाकी आपके संरक्षण में रह के जितना होगा आगे करेंगे। आशीर्वाद और सारी चीज़ें तो हमें, जो हमारे भाई बंधु हैं, दर्शक हैं, जी। जो भी हैं हमारे आसपास के, अपने अंदर तो सिर्फ आग रखनी है जला के, जी, ज्वाला जला के रखनी है कि ठीक है हम जो करेंगे, कितना करेंगे, कैसा करेंगे, उस पर बात नहीं रखनी जी। हमें। तो सिर्फ ये है कि हम जो कर रहे हैं हमारे लिए वही जो हमारी बुद्धि है, जिस चीज़ को हम कर रहे हैं उसके लिए सद्बुद्धि हमारी बनी रहे। जी। बस सद्बुद्धि बनी रहेगी, अपने आप हिम्मत भी मिलेगी, अपने आप हौसला भी मिलेगा। मैं
हमसे ज़्यादा कष्ट तो आपको, आप लोगों ने, जैसे शहर की ज़िंदगी देखने वाले जो शहर के लोग कहते हैं, जी जी। तो उन लोगों को जब ये इस तरीके से देखेंगे तो पता चलेगा कितना दुख और दर्द होता है। एक अनाज हम खाते हैं और अनाज को हम फेंक देते हैं, अनाज की बेइज्जती करते हैं, कई लोग अन्न की बेइज्जती करते हैं, लेकिन अन्न उपजता कैसे है अगर उसकी पूरी पीछे से आदमी देखे तो एक कण भी कोई उसको बर्बाद ना करे। तो ये कुछ चीज़ें हैं पर्दे के पीछे से, तो बहुत सारी चीज़ें शायद आपको जानने को मिल गई होगी कि असलियत क्या होता है। बाकी हमारा प्रयास यही है कि हम आप सभी से विनती करते हैं कि संदीप भाई जैसे भाइयों का हौसला बढ़ाएं। तो संदीप भाई के लिए आप सभी भाई बहन प्रार्थना करें, विनती करें कि इनकी हिम्मत और साहस समाज को एक नई दिशा देने के लिए बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय गौ माता।